हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब तक हम पढ़ रहे थे एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फार्मूला से हमें पता चलता है एक कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो जिसमें हमें पता चलता है कि उस कंपाउंड में एटम्स कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता। हमें पता चलता है कि उन एटम्स का रेशियो क्या है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में से हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कैसे करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं उन स्टेप्स को। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एम्पिरिकल फार्मूला। फिर एम्पिरिकल फार्मूला से हम मास निकालते हैं। मतलब मान लीजिए एक एलिमेंट में कार्बन है और एक ही उस एम्पिरिकल रिलेशन में जितने कार्बन होंगे उससे हम कार्बन का मास निकालेंगे। ऐसे ही हम हर एटम का मास निकालेंगे जो उस एम्पिरिकल फार्मूला में प्रेजेंट होगा। फिर हम मोलर मास निकालेंगे कंपाउंड का। फिर रेशियो निकालेंगे मोलर मास का एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। मोलर मास भी हमने निकाला हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी हमने निकाला हुआ होगा, हम उनका रेशियो निकाल लेंगे। फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे उस रेशियो से। तो चलिए देखते हैं ये सब जो हमने लिखा है वो सब करते कैसे हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और उसका मोलर मास है 180 ग्राम्स पर मोल। तो हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास तो ऑलरेडी गिवन है, तो चलिए निकालते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो CH2O मतलब कार्बन का मास कितना है हमें पता है, 12 ग्राम है ना, 12.01 ग्राम्स पर मोल। और रेशियो में भी एक ही प्रेजेंट है तो हम वही वैल्यू बिठा देंगे। आगे हाइड्रोजन का मास होता है 1.01 ग्राम्स पर मोल और हमारे एम्पिरिकल फार्मूला में तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो वैल्यू भी ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 16 ग्राम्स, और एम्पिरिकल फार्मूला में भी एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम 16 ग्राम्स को भी ऐड कर देंगे। फिर हमें टोटल एम्पिरिकल फार्मूला मास मिलेगा 30.03 ग्राम्स पर मोल। फिर अभी बारी आती है रेशियो निकालने की। अभी हम मोलर मास लेंगे जो 180 ग्राम्स पर मोल है और उसको डिवाइड कर देंगे हमारे एम्पिरिकल फार्मूला मास से जो हमने अभी निकाला 30.03। उसका अभी रेशियो निकल गया मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास का। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला था हमारा CH2O ना, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। तो चलिए अभी हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस के बारे में ना पढ़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस कोई एक ऐसी रिएक्शन मान लीजिए होती है जिसमें हम एक ऐसे चेंज को रिकॉर्ड करते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तक होता है। मतलब लिखा है, जैसे हमने लिखा है केमिकल रिएक्शंस चेंज रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स। अच्छा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक रिएक्टेंट से जब एक प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे या कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे। तो वो जो बॉन्ड्स बनेंगे या बॉन्ड्स टूटेंगे, वो जो प्रोसेस होगा पूरा वो होता है एक केमिकल रिएक्शन। तो फिर स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, हमने सुना होगा ना, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट और ऐसी सब बातें। तो स्टोइचियोमेट्री क्या करती है, स्टोइचियोमेट्री हमारा जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होता है एक रिएक्शन में उसके साथ डील करती है। मतलब हमने कितना लेना है रिएक्टेंट और उतना रिएक्टेंट लेने के बाद हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, ये सब स्टोइचियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। यही सब की स्टडी कि हम कितना अमाउंट लेंगे रिएक्टेंट तो हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड स्टडी को हम स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना सब्सटेंस लेना है और हम उतना सब्सटेंस लेके कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब 5 मोल रिएक्टेंट लेके हम कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब हमें पता चलता है।
तो चलिए स्टोइशियोमेट्री के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टोइशियोमेट्री में। उनमें से सबसे पहला है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले हम जिस केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे ना, तो वो केमिकल रिएक्शंस हम पेन पेपर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो हम एक्सप्रेस करते हैं केमिकल इक्वेशन के रूप में। मतलब हमने कितना रिएक्टेंट लिया, उससे हमें कितना प्रोडक्ट मिला, वो सब हम एक केमिकल इक्वेशन के रूप में पेन पेपर में या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमने इतना मोल रिएक्टेंट लिया है तो हमें इतना मोल प्रोडक्ट मिलेगा। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमने जितना रिएक्टेंट लिया है और हमें जितना प्रोडक्ट मिला है उसमें तालमेल बैठ रहा है कि नहीं। मतलब मान लीजिए हमने 2 मोल कुछ एक रिएक्टेंट लिया और 4 मोल और एक रिएक्टेंट लिया, दोनों मिलके कितना बन रहा है, 6 मोल बन रहा है कि 4 मोल बन रहा है कि कितना बन रहा है, वो सब हमें पता चलता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और बैलेंस हम कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा बैलेंस कैसे करते हैं, उसकी बात बाद में आएगी। तो फिर बारी आती है मोल रेशियो की। मोल रेशियो हम डिराइव करते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन से। कोएफिशिएंट्स क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी ना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की। आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे कि लिखा होता है कि AH2 + I2 गिव्स 2HI। तो वो जो 2 के HI के पहले जो 2 लिखा है ना, वो होता है कोएफिशिएंट। मतलब इतना मोल हम हमारा कंपाउंड है बना है, या फिर इतना मोल, 1 मोल हमने कंपाउंड लिया, 2 चीज़ों का 1-1 मोल लिया तो हमें 2 मोल कंपाउंड मिला। तो वो जो आगे जो नंबर लिखा होता है, कभी-कभी नहीं लिखा होता है तो हम उसको 1 मान लेते हैं, 1 ही होता है वो। अगर कुछ लिखा होता है कि 2 मोल 3 मोल तो वो होता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें 2-3 रिएक्टेंट लेकर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट ढेर सारा बच जाता है या फिर सब ढेर सारा ना सही थोड़ा ही सही बच जाता है, सब रिएक्टेंट ख़त्म होने के बावजूद भी एक रिएक्टेंट थोड़ा बच गया, वो होता है एक्सेस रिएक्टेंट। तो अभी थियोरेटिकल यील्ड क्या होता है, हम हम कुछ कुछ कैलकुलेशंस करते हैं ना, मोलारिटी 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 मोलालिटी नॉर्मेलिटी वगैरह। ऐसे ही थियोरेटिकल यील्ड भी एक तरह का कैलकुलेशन है। हम उसमें क्या करते हैं, हम मान लीजिए कुछ एक 2-3 रिएक्टेंट्स मिला के एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन रिएक्टेंट्स का कैलकुलेशन वगैरह करके देखते हैं और कंपेयर करके देखते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं हमारा प्रोडक्ट कितना मिलेगा, थियोरेटिकली कितना मिलना चाहिए। और एक्चुअल यील्ड क्या होता है कि हमें प्रैक्टिकली कितना मिला है। वो ज़रूरी नहीं है कि थियोरेटिकल यील्ड के बराबर हो, वो अक्सर कम ही होता है। फिर बारी आती है परसेंट यील्ड की। परसेंट यील्ड क्या होता है, मतलब वो होता है एक मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन कैलकुलेटेड एज एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100%। मतलब हमारा रिएक्शन कितना सक्सेसफुल हुआ, थियोरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में कितना अंतर रह गया, वो हमें पता चलता है परसेंटेज यील्ड से। मान लीजिए थियोरेटिकल यील्ड हमारा 100% है, 100% मतलब 10 ग्राम है, मतलब मान लेते हैं, भाई तो हमारा 100% हो गया ना, 10 ग्राम होगा थियोरेटिकल यील्ड मान लेते हैं, और एक्चुअल यील्ड में हमें मिला 8 ग्राम। तो उससे हम पता कर सकते हैं ना कि हमारा रिएक्शन कितना एफिशिएंट हुआ, कितने अच्छी तरीके से हुआ। और हम एक्चुअल यील्ड को फिर थियोरेटिकल यील्ड से डिवाइड कर देंगे और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ये वैसा ही है कि हमें कितने मार्क्स मिले और फिर टोटल मार्क्स कितने थे एग्ज़ाम के, और अपना परसेंटेज जैसे निकालते हैं ना हम, वैसे ही हम रिएक्शन का परसेंटेज निकाल देंगे, रिएक्शन कितना बढ़िया तरीके से हुआ। तो चलिए अब करते हैं कुछ स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले और हमें अमोनिया मिल गया।
रिएक्ट किया उन्होंने और हमें अमोनिया दे दिया। हाँ, तो अभी हमें पता करना है कि कितना अमोनिया बन सकता है अगर हम 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस लेंगे तो, और हाइड्रोजन गैस एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो चलिए देखते हैं कितना मिलता है हमें अमोनिया। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मोल रेशियो। तो हम चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन जो गिवन है उससे हमें ये पता चला कि 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है 2 मोल NH3। जैसे कि हम देख सकते हैं 1 N2 है ना, और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या है, 2 NH3 है ना, इसलिए हमें ऐसा पता चला। तो अभी हमें निकालना है कि 5 मोल नाइट्रोजन से कितना मिलेगा NH3। तो हम चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 मोल ऑफ N2 लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, हमें अमोनिया कितना मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है ना, और कितने मोल से बन रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन से बन रहा है ना। तो उसको 2 मोल अमोनिया को हम डिवाइड कर देंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, क्योंकि हमें 2 मोल अमोनिया मिल रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से। और फिर जो अमाउंट हमें मिलेगा मतलब 2 मोल, उसको हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मोल नाइट्रोजन से, क्योंकि हमें पता करना है कि 5 मोल से कितना बनता है। तो अंततः हमें ये पता चला कि 10 मोल ऑफ अमोनिया हमें मिलता है। तो चलिए अभी हम पता करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें कैसे निकालना होता है। हाँ, तो सपोज हमने 4 मोल N2 लिया है और 10 मोल H2 लिया है, और उससे हमें बनाना है अमोनिया। तो इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? अब 4 मोल लेके ये मत सोचना कि 4 मोल लिख देते हैं, 4 मोल नाइट्रोजन ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, उसका भी एक कैलकुलेशन होता है। तो अभी पिछले स्लाइड में हमने एक रिएक्शन देखा, चलिए वापस चलते हैं थोड़ा। 1 N2 है और 3 H2 है, मतलब 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, उसका मोल रेशियो निकालेंगे। N2:H2 रेशियो आएगा 1:3। फिर हम निकालेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, तो अभी नाइट्रोजन की बारी है। तो हमने कितने मोल्स लिए थे नाइट्रोजन? 4 मोल लिए थे ना नाइट्रोजन। हमने 4 मोल्स नाइट्रोजन लिए थे, और हमारा नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का रेशियो क्या था? 1:3। मतलब 1 नाइट्रोजन के लिए हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो 4 नाइट्रोजन के लिए हमें कितने चाहिए होंगे? तो वो जानने के लिए हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई। 4 मोल ऑफ N2 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। फिर हमें पता चला कि हमें 12 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, पर हमारे पास तो सिर्फ 10 ही मोल है। तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि हमें चाहिए थे 12। 4 मोल नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए थे 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, पर हमारे पास सिर्फ 10 मोल है। तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया हाइड्रोजन। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? Mole fraction is a way to express the concentration of a component in a mixture. It is defined as the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of all the components in the mixture. तो एकदम सीधा सा सरल सा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम मोल फ्रैक्शन से ये एक्सप्रेस करते हैं कि मान लीजिए एक मिक्सचर है, तो उसमें एक एक कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन पूरे सारे कंपाउंड्स के कंपैरिजन में कितना है, ये हम एक्सप्रेस करते हैं मोल फ्रैक्शन से। और उसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल सा है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं काई से। और उसका फॉर्मूला, मान लीजिए एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। तो हमें पता करना है कि ए कितना कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, उसका कितना प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन पूरे मिक्सचर की कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, देखेंगे कितने मोल्स प्रेजेंट है, फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। मतलब ए और बी दोनों के मोल्स के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, दोनों का मोल्स जोड़ेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि सिर्फ ए कितनी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है।
देखिए यहाँ पर भी फिर से हमने फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखा है। मान लीजिए एक मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट्स है ए बी, या फिर और भी कुछ कंपोनेंट्स है ए बी सी डी। तो हमें सिर्फ ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए कितने मोल, 5 मोल है, 6 मोल है, कितने मोल से वो देखेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल सारे मोल से। मान लीजिए ए 5 मोल है, बी 10 मोल है, ये सब मोल्स जोड़ के हम ए के मोल्स जितने हैं उसको डिवाइड कर देंगे उससे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें 2 मोल्स ऑफ सल्यूट ए है और 3 मोल्स ऑफ सल्यूट बी है, और हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो कैसे निकालेंगे, ए कितना प्रेजेंट है, कितने मोल्स, 2 मोल्स, और टोटल मोल्स कितने होंगे हमारे, ए के 2 मोल्स और बी के 3 मोल्स, मतलब 2 + 3 मतलब 5। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें मिल जाएगा ए का मोल फ्रैक्शन यानी कि 0.4। तो चलिए अब बारी आती है मोलैरिटी की। मोलैरिटी एक ऐसा टर्म होता है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे करते हैं एक्सप्रेस, मोलैरिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर हमने सोल्यूशन ले लिया, तो उसमें हम कितने मोल्स डिजॉल्व कर सकते हैं, वही होता है मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में हम एक कंपाउंड का या फिर कुछ किसी भी सब्सटेंस का कितने मोल्स डिजॉल्व कर सकता है, वो होता है मोलैरिटी। और फार्मूला कैसा होता है, वही जो हमने बोला वही लिख डालेंगे फार्मूला में, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। अभी हमेशा 1 लीटर थोड़ी लेंगे, कभी 5 लीटर लेंगे, 6 लीटर लेंगे, कभी 500 ml लेंगे, तो उसको फिर डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगी मोलैरिटी। मतलब उससे डिवाइड कर देंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे कितना लीटर सोल्यूशन लिया है हमने उससे। हाँ, तो अभी चलिए एक एग्जांपल देखते हैं क्या गिवन है, देखते हैं। इफ यू डिजॉल्व 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी। मतलब हमें निकालना है कि 2 मोल सोडियम क्लोराइड अगर हम 1 लीटर पानी में डालेंगे, पानी में, तो फिर उसका मोलैरिटी क्या होगा। हाँ, तो हमने कितना मोल NaCl लिया है, 2 मोल लिया है ना, और पानी कितना लीटर है, 1 लीटर। तो 2 moles of NaCl डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 2 मोलर। मतलब हमारे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा 2 मोलर। मतलब सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा 2 मोलर। आगे बारी आती है मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी क्या होती है, अनलाइक मोलैरिटी इट इज बेस्ड ऑन द मास ऑफ सॉल्वेंट रेदर देन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि मोलैरिटी में हमने देखा कि हम देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन कितना लीटर है, सॉल्वेंट कितना लीटर है, लेकिन यहाँ पे हम ना सॉल्वेंट का मास देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमें पता करना है मोलैलिटी, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, उस मोल्स को हम, उन नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड कर देंगे सॉल्वेंट के मास से। मतलब पहले हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम से डिवाइड करते थे, अभी हम डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट के मास से। तो जब हम सॉल्वेंट के मास से डिवाइड करेंगे उसको हम बोलेंगे मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी हमने 2 मोल NaCl लिया है, सोडियम क्लोराइड, और उसको 1 किलोग्राम वाटर में डिजॉल्व कर दिया है। तो हमारी सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, 2 मोल ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई 1 kg ऑफ वाटर इक्वल टू 2 मोलल सोल्यूशन। 2 मोलल, मोलर नहीं, मोलल। तो चलिए अब बारी आती है नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है शायद कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने में, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मोलैलिटी से तो ज़्यादा यूज़ होता है शायद। हाँ, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी is a measure of concentration used in chemistry that is specifically used for reactions involving acids and bases, redox reactions, precipitation reactions, etc. It is defined as the number of equivalents of solute per liter of solution. तो नॉर्मेलिटी में भी हम क्या करते हैं, मोलैरिटी की तरह ही कितने लीटर है सॉल्यूशन का, मतलब हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, वो यूज़ करते हैं, और उसको हम, उससे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट। अभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या है वो हम आगे पता करेंगे।
तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। तो इक्विवेलेंस क्या होता है, चलिए पता करते हैं। An equivalent is the amount of substance that reacts with or supplies 1 mole of hydrogen ions in an acid-base reaction, 1 mole of electrons in a redox reaction और 1 mole of other reactive species in other type of reactions। तो हमें कुछ पता चला, कुछ अंदाज़ा हुआ? क्या अंदाज़ा हुआ? तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि एक इक्विवेलेंट एक ऐसी चीज़ होती है, मान लीजिए हमने एक एसिड बेस रिएक्शन लिया है, तो उस एसिड बेस रिएक्शन में कोई एक ऐसा रिएक्टेंट तो होगा ना जो हाइड्रोजन आयन सप्लाई करेगा। तो तो एक इक्विवेलेंट वो चीज़ होती है जो, मान लीजिए एक एसिड बेस रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन आयन सप्लाई कर रहा है वो एक मोल, जो चीज़ नहीं, मतलब जो अमाउंट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन सप्लाई कर रहा है सोल्यूशन में, या फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो होगा हमारा इक्विवेलेंट। अभी अगर एसिड बेस रिएक्शन ना होके कुछ और टाइप का रिएक्शन हो गया, तो मान लीजिए कुछ और टाइप का रिएक्शन है जिसमें हमें कोई रिडक्स रिएक्शन है या फिर कुछ अदर रिएक्शन है, तो उसमें भी जो 1 मोल ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज सप्लाई करेगा या फिर 1 मोल ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज के साथ रिएक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड हमें कितना हाइड्रोजन आयंस डोनेट कर सकता है, हम कैसे डिसोसिएट करते हैं? 2H प्लस, ये 2H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं और SO4 डाइनेगेटिव निकलता है ना। तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हमें 2 हाइड्रोजन आयंस दे सकता है पर मॉलिक्यूल। तो इसका इक्विवेलेंट फैक्टर हो गया 2। मतलब इसने, एक एसिड है और ये सॉल्यूशन में 2 हाइड्रोजन आयंस छोड़ सकता है ना। एक एक ही सिर्फ एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयंस छोड़ सकता है, तो इसका इक्विवेलेंट फैक्टर हो गया 2। तो अगर हमने 1 मोल H2SO4 लिया और 1 लीटर सोल्यूशन में, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? 1 मोल ऑफ H2SO4 इंटू 2 क्या है? हमारा H2SO4 का इक्विवेलेंट फैक्टर, मतलब कितना हाइड्रोजन आयन हम सोल्यूशन में छोड़ सकता है। तो 2 छोड़ सकता है, तो उस वैसे हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। 1 मोल ऑफ H2SO4 को हम इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब 1 लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 2 नॉर्मल सोल्यूशन। मतलब हमारे सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है 2 नॉर्मल। तो चलिए इतना तक ही था, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे चैनल आकुलर्न्स पर।